आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, ये दौर जदीद में इंसानों की ज़िंदगी में बहुत सारे तनाव आ चुके हैं। पहले तो थे, मगर अब कुछ बनिस्बत पिछले दौर के कुछ ज़्यादा ही तनाव का शिकार है। न सिर्फ मर्द हजरात, बल्कि दौर जदीद में ख़वातीन भी जहनी तनाव का शिकार हैं, जिसकी वजह से तरह तरह की बीमारियां आ घेर रही हैं, जिसमें हाइपरटेंशन यानी कि हाई बीपी बहुत ज़्यादा हो रहा है। 17 मई वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के तौर पर मनाया जाता है। क्या इसमें नई जो है इजादात हैं, इस ताल्लुक से हम मालूम करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शादाब अहमद मोहम्मद, जो कि कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं केयर हॉस्पिटल मलकपेट के। डॉक्टर साहब, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। शुक्रिया जी डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे आज क्यों मनाया जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि दुनिया में भर में जो भी वो ये डेट्स मुकर्रर किए जाते हैं किसी नाम से, वो WHO के थ्रू मुकर्रर किए जाते हैं। तो जो WHO ने इस डे को चुना है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाने के लिए, लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए कि हाइपरटेंशन क्या है और उसके क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये अवेयरनेस फैलाने के लिए ये हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है आज के दिन। ओके। ख़ास तौर पे कोविड आने के बाद से इंसानी ज़िंदगियों में क्या तब्दीलियां आई हैं और हाइपरटेंशन के इंसिडेंसेस में क्या फ़र्क आया है। तो कोविड आने के बाद में एक तो हमारी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत सेडेंटरी हो चुकी है। जैसे सेडेंटरी। बाहर जाना बहुत सारे लोगों का बंद हो चुका था। तो जो नॉर्मल तौर पर जो हम हमारी जो डेली एक्टिविटीज है, जैसे काम पे जाना और या फिर स्कूल जाना या फिर कोई और अपने ऑफिस वर्क पे जाना, तो वो सब बंद हो चुका था। सब ऑलमोस्ट सभी लोग घर से काम ही कर रहे थे। तो इस की वजह से अपनी जो लाइफस्टाइल है बहुत सेडेंटरी हो चुकी थी। चलना फिरना ज्यादा नहीं था। और एक जो लॉकडाउन हुआ था उस टाइम पे भी बहुत सारे लोगों को बाहर जाने का मौका नहीं मिल रहा था। तो इसकी वजह से जो है लाइफस्टाइल सेडेंटरी हो चुकी थी। और स्ट्रेस जो है, मेंटल स्ट्रेस या इमोशनल स्ट्रेस जो भी बोल सकते हैं, जैसा, या फिर बीमारी को सोच के कि कोविड की वजह से बहुत सारे लोगों को अपने करीबी लोगों को खोना पड़ा था। तो इसकी वजह से भी बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस हो गया था। तो ये हमने उस टाइम पे बहुत सारे लोगों को देखा था कि नया जो है स्ट्रेस और जिसकी वजह से हाइपर बीपी बढ़ना या फिर हार्ट रेट ज्यादा होना, ये बहुत कॉमनली देखा जा रहा था उस टाइम पे। हाइपरटेंशन के साथ साथ हाँ, पल्स रेट भी बढ़ रहा था। पल्स रेट भी बढ़ा था। बहुत कॉमनली देख रहे थे कि पल्स रेट भी बढ़ रहा था ये पेशेंट्स का, कोविड एंजाइटी की वजह से। कोविड एंजाइटी की वजह से थी। अच्छा, तो अब और मैं अगर जी, कि कुछ लोगों में जो कोविड हो रहा था, तो कोविड की वजह से भी, जैसे सिर्फ जो वायरल इन्फेक्शन है उसकी वजह से भी हार्ट पे असर पड़ा था और पल्स रेट पे भी असर पड़ा था। तो अगर कोविड रिकवर होने के बाद में भी बहुत सारे लोगों का पल्स रेट बहुत दिन तक ज्यादा रह रहा था और बीपी भी ज्यादा रह रहा था। जिसको कोविड नहीं भी हो रहा था उनको भी स्ट्रेस की वजह से पल्स रेट और बीपी ज्यादा हो रहा था। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, ये जो रेगुलर हाइपरटेंशन होता है या फिर ये कोविड एंजाइटी की वजह से हाइपरटेंशन हुआ, क्या दोनों के ट्रीटमेंट में कोई फ़र्क है। तो जैसा कोविड की वजह से अगर हाइपरटेंशन है हुआ है, या फिर एंग्जाइटी की वजह से या सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से अगर किसी को हाइपरटेंशन या पल्स रेट ज्यादा हो रहा था, तो उसके लिए लॉन्ग टर्म मेडिकेशन की जिंदगी भर मेडिकेशन लेने की जरूरत नहीं होती है। क्योंकि अगर जब वो हम एंग्जाइटी का के लिए जो मेडिसिन दे रहे थे या फिर काउंसलिंग करके प्रॉपरली पेशेंट्स को ये प्रॉपरली एक्सरसाइज करने की या फिर सेडेंटरी नहीं होने की अगर सुझाव दे रहे थे, तो उसकी वजह से अगर जब वो अपनी लाइफस्टाइल का मॉडिफिकेशन कर रहे थे तो उन लोगों में बीपी कंट्रोल हो जाता है। बट ऐसे पेशेंट्स को लाइफ लॉन्ग बीपी मॉनिटर करने की जरूरत है, क्योंकि उनमें फिर बाद में फिर भी किसी भी रीजन की वजह से बीपी फिर से ज्यादा हो सकता है उन लोगों में। और जो नॉर्मल जो बीपी है, जिसको ज्यादा बीपी हो रहा था विदाउट कोविड, तो उन लोगों में तो बीपी की मेडिसिन लेने की जरूरत है। क्योंकि एक बार अगर किसी को बीपी आ गया
तो हम उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के जरिए पहले कम करने की कोशिश करते हैं। जैसे किसी को एक्सरसाइज करने की का अपन सुझाव दे सकते हैं, या फिर किसी को अपने नमक कम करने का, जो सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन बोलते हैं, वो कर सकते हैं। या अगर इनके बावजूद भी अगर उनका बीपी कम नहीं हो रहा था, तो फिर उनको मेडिसिन स्टार्ट करना पड़ता है। और एक बार मेडिसिन स्टार्ट करने के बाद में मेडिसिन कम किया जा सकता है अगर किसी का बीपी कंट्रोल हो गया है। लेकिन अगर वो बीपी एसेंशियल हाइपरटेंशन है, जिसका कोई और रीजन नहीं है, तो उन पेशेंट्स के लिए लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन की जरूरत पड़ती है। एसेंशियल हाइपरटेंशन किसे कहते हैं? एसेंशियल हाइपरटेंशन एक ये टर्म जिसको कहा जाता है, वो किसी को अगर बीपी आया है विदाउट एनी रीजन, जैसा किसी को अगर किडनी की प्रॉब्लम है, या किडनी के अलावा और भी प्रॉब्लम, जैसा कोई किसी को बचपन से कुछ हार्ट के अंदर प्रॉब्लम होती है, जैसा एक आर्टरी में कुछ नैरोइंग होती है, हार्ट से जो बड़ी आर्टरी निकलती है, उसको कोआक्टेशन ऑफ आयोटा बोलते हैं। तो ऐसे सेकेंडरी रीजंस की वजह से, या फिर किसी को स्ट्रेस की वजह से बीपी आ सकता है। तो अगर ये रीजंस नहीं है, सब कुछ ब्लड टेस्ट होने के बावजूद भी कुछ भी रीजन नहीं मिला, उसको एसेंशियल हाइपरटेंशन बोलते हैं। ये कॉमनली 40 ईयर्स के बाद में देखा जाता है, लेकिन कुछ लोगों में जैसे फैमिली हिस्ट्री है, तो आजकल 30 ईयर से भी बीपी ज्यादा हो रहा है, तो इसको एसेंशियल हाइपरटेंशन का नाम दिया जाए अगर कोई रीजन नहीं मिलता है तो। अच्छा, इसके अलावा मैं जानना चाहूंगा कि बीपी कितने किस्म का होता है? तो मेनली दो टाइप का होता है बीपी। जैसे एक तो है एसेंशियल हाइपरटेंशन, और एक दूसरा है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। तो एसेंशियल हाइपरटेंशन जिसको बोलते हैं, वो किसी रीजन की वजह से अगर बीपी नहीं बढ़ा है, कोई हमने ब्लड टेस्ट कर लिया, सब कुछ जो भी टेस्ट होते हैं रिक्वायर्ड देखने के लिए कि बीपी किस वजह से बढ़ा है, वो सब कुछ कर लिया है, फिर भी हमें कुछ रीजन नहीं मिला, तो उसको एसेंशियल हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो है, ये वर्ड यूज किया जाता है किसी को और रीजन, जैसे भी किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, या फिर किसी को जैसा बताया कि बॉडी में कुछ ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जहाँ से एंडोक्राइन सिस्टम जैसा कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे थायराइड, हाइपरथायराइड हो गया, या फिर एड्रिनल ग्लैंड का जो हाइपरप्लेशिया है, तो उसकी वजह से जो बीपी बढ़ता है उसको सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहा जाता है। अच्छा, तो थायराइड भी वजह हो सकता है इसका? हाँ, थायराइड भी वजह हो सकता है, हाइपरथायराइड, हाइपो नहीं, मतलब थायराइड का फंक्शन अगर ज्यादा हो गया है तो उसको हाइपरथायराइड बोलते हैं, वो उस अच्छा वजह से। अच्छा, थायराइड के ताल्लुक से मैंने सुना था कि मॉडर्न दौर में जो नेचुरल सॉल्ट है, जो सी सॉल्ट कहा जाता है, उसके इस्तेमाल ना करने की वजह से थायराइड प्रॉब्लम आ रही है। एक्चुअली थायराइड का प्रॉब्लम जो है बहुत सारे रीजन के साथ है। तो बहुत कॉमनली जो 90% थायराइड की प्रॉब्लम आती है, वो है आयोडाइज सॉल्ट नहीं यूज करने की वजह से। तो अगर आयोडीन की कमी से थायराइड की प्रॉब्लम आ सकती है। कुछ लोग तो तो ये भी ये जो बता रहे हैं, सॉल्ट है, जो कुछ लोग तो सॉल्ट ये है, जो सी सॉल्ट होता है, उसमें आयोडाइज की आयोडीन की कमी रहती है। तो जो नेचुरल जो सॉल्ट आता है, उसमें आयोडीन को ऐड करके जो हम सॉल्ट यूज करते हैं, आयोडाइज सॉल्ट यूज करने से थायराइड की प्रॉब्लम नहीं आती है। अच्छा डॉक्टर, एक अहम सवाल, जिस तरह से डायबिटीज के पेशेंट्स को शुगर फ्री दिया जाता है, आर्टिफिशियल स्वीटनर, उसी तरह सॉल्ट में भी कुछ होता है कि नमक का टेस्ट आए मगर जो है बीपी का शिकार ना हो? तो वैसा हो सकता है, लेकिन नमक बिल्कुल अवॉइड करना भी जरूरी नहीं है। अच्छा। नमक जो है, जो सॉल्ट है, वो बॉडी के लिए एसेंशियल भी है, जरूरी भी है। जो सॉल्ट सोडियम है, अगर बिल्कुल कम सॉल्ट लेंगे तो भी सोडियम की कमी हो जाएगी बॉडी में। तो जो नॉर्मल बोलते हैं कि 5 ग्राम से कम लेना चाहिए सॉल्ट पूरे दिन में, पूरे 24 घंटे में आप 1 टीस्पून या फिर 5 ग्राम सॉल्ट तो एसेंशियल है बॉडी के लिए, उससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए। आपकी स्टडी के मुताबिक क्या ये लोग पाबंदी कर रहे हैं, 5 ग्राम के नीचे सॉल्ट ले रहे हैं या फिर ज़्यादा सॉल्ट ले रहे हैं? यूजुअली देखा जाए तो इंडिया में सॉल्ट ज्यादा ही लेते हैं। लेकिन प्रॉपर काउंसलिंग अगर किया जाए पेशेंट्स को, तो बहुत सारे पेशेंट्स उसको कम कम लेते हैं, सॉल्ट ज्यादा नहीं लेते हैं। अच्छा, तो नॉर्मल लोग भी अगर नॉर्मल से ज़्यादा सॉल्ट लें तो क्या उन्हें आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है? सिर्फ सॉल्ट लेने से बीपी किसी का नहीं बढ़ता है। अगर जैसे अब बचपन से ही अगर देखा जाए तो इंडिया में अभी सभी घरों में सॉल्ट ज्यादा यूज होता है कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज। लेकिन सबको बीपी नहीं आता, उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो मल्टी फैक्टोरियल या मल्टी जेनेटिक इन्वॉल्वमेंट, जैसा देखो मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से बीपी आता है। जैसा किसी की लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है, एक्सरसाइज की कमी है, या फिर सॉल्ट ज्यादा ले रहे हैं,
या फिर लाइफस्टाइल और भी उनका जैसे, और जैसे साथ में अगर किसी को जैसा हाई इंटेक ऑफ ऑयली फूड्स है, तो ये सब रीजन की, और स्ट्रेस, ये सब रीजन की वजह से बीपी ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। सिर्फ सॉल्ट ज्यादा लेने की वजह से चांसेस कम है कि किसी को बीपी ज्यादा हो सकता है फ्यूचर में। ऑयली फूड से मुझे याद आया, कोलेस्ट्रॉल भी एक अहम वजह हो सकती है बीपी की। तो क्या जो आर्टरीज नैरो हो जाते हैं कोलेस्ट्रॉल की वजह से, क्या उससे भी बीपी बढ़ता है? बीपी जो बढ़ने के चांसेस ज्यादा है, जैसे एज के हिसाब से बीपी बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो हम्म। यंग एज में बीपी कम नॉर्मल रहता है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो फिजिकल एक्टिविटी कम होने की वजह से। और एक चीज है, जैसे कोलेस्ट्रॉल किसी का ज्यादा हो गया, तो कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने की वजह से आर्टरीज हार्डनिंग हो जाती है, जैसे पाइप किसी का है वो बहुत स्टिफ हो जाता है, तो हम्म। उसकी वजह से भी बीपी बढ़ सकता है। और जो दूसरा आपने जो बताया कि नैरोइंग की वजह से, अगर किडनी की जो ब्लड वेसल्स है जहाँ पर ब्लड सप्लाई होता है रग, तो उन रगों में ब्लॉकेज आने की वजह से भी बीपी ज्यादा हो सकता है। क्या लिवर भी जिम्मेदार हो सकता है बीपी का? नहीं, लीवर की प्रॉब्लम्स में नॉर्मली देखे जाए तो किसी को अगर लीवर का सिरोसिस है, जिसको लीवर खराब होना है, लीवर फेलियर बोलते हैं, उनमें बीपी कम होता है, ज्यादा नहीं होता है। अच्छा, ठीक है। तो अब ये जो क्लॉग्ड आर्टरीज या फिर नैरोड आर्टरीज या फिर हार्डन्ड आर्टरीज का जो आपने बताया कोलेस्ट्रॉल की वजह से या जो भी वजह से हो रहा है, तो अगर इसका अगर प्रोसेस रिवर्स कर दे तो क्या बीपी बहाल हो जाएगा? इनिशियल स्टेजेस में नॉर्मली हम देखते हैं कि कभी कभी पेशेंट्स को पता भी नहीं होता है कि बीपी उनका बढ़ा हुआ है, तो हम्म। नॉर्मल चेकिंग करना जरूरी है। एटलीस्ट अगर आप 30 ईयर्स के बाद या 35 ईयर्स के बाद भी अगर अपना बीपी साल में एक बार भी चेक कराएंगे तो जल्दी हमें पता चल सकता है कि बीपी ज्यादा है। तो अगर आप इनिशियल स्टेजेस में अगर कोलेस्ट्रॉल किसी का ज्यादा है तो वो कंट्रोल कर लेंगे, या फिर एक्सरसाइज के लिए उनको एडवाइस करेंगे, या फिर अपने लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करने के लिए एडवाइस करेंगे, तो विदाउट मेडिकेशन इनिशियल स्टेज में कम कंट्रोल कर लिया जा सकता है बीपी को। लेकिन अगर बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, आर्टरी हार्ड हो गई है, और जो है कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होने के बावजूद भी अगर बीपी कम होने चांसेस कम होते हैं, तो उनको मेडिसिन की जरूरत पड़ती है बीपी कंट्रोल करने के लिए। अच्छा, तो अब ये जो मेडिसिन जो होते हैं बीपी के, तो आजकल रिसर्च क्या कहती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई भी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो बीपी पर रिसर्च कर रहे हैं, कोई नया ब्रेक थ्रू ये साल के लिए? तो बीपी के लिए मेडिसिन जो है बहुत सालों से आप देख सकते हैं कि बीपी की मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल है, और जैसे जैसे रिसर्च होती है तो नए नए मेडिसिन भी मार्केट में आ रहे हैं जो बिल्कुल सेफ है। पहले जो देखा जाता था कि बीपी की मेडिसिन की वजह से किसी को किडनी में प्रॉब्लम आ सकती थी, या फिर सोडियम कम होने के चांसेस भी होते थे। आजकल की मेडिसिन से ये सब रिस्क बहुत कम हो गया है, और बीपी कंट्रोल करने के लिए नए मेडिसिन और भी मार्केट में आ रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक ऐसी रिसर्च भी आई है जिसमें आपको बीपी की मेडिसिन बिल्कुल बंद भी कर सकते हैं वैसे पेशेंट्स। अच्छा। तो अगर किसी को ज्यादा रिक्वायरमेंट है बीपी के मेडिसिन की, जैसे 4-5 मेडिसिन की, तो उन लोगों में एक प्रोसीजर होता है जो है रीनल डीनर्वेशन। तो रीनल आर्टरी जो है, रीनल रीनल जो डीनर्वेशन, डीनर्वेशन। डीनर्वेशन मतलब जिसकी ओके। नर्व जो है, जो किडनी की जो रग है, उसकी जो नर्व सप्लाई है, हम्म। उसको अगर ब्लॉक कर दिया जाए, उसको ब्लॉक करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक है एब्लेशन करना, तो उसकी वजह से अगर जो रीनल आर्टरी की जो रीनल की जो किडनी की जो रग है, उसकी ब्लड सप्लाई की जो नर्व सप्लाई है, वो अगर ब्लॉक कर दिया जाए तो बीपी कंट्रोल होता है। ये बहुत सारे लोगों में फायदा हो सकता है, बट इसके बहुत कम इंडिकेशन है। जैसे अगर किसी को बीपी बहुत ज्यादा रह रहा है हम्म। और मल्टीपल ड्रग्स यूज कर रहे हैं, जैसे 4-5 गोलियां हैं, तो उन लोगों में ये प्रोसीजर कर सकते हैं। नॉर्मली किसी को अगर एक ही टैबलेट से अगर कंट्रोल हो रहा है बीपी, तो उन लोगों में ये प्रोसीजर का उतना फायदा नहीं होता। अच्छा, आपने कहा एक ही टैबलेट लेने वालों को उतना फ़ायदा नहीं होता, मल्टीपल टैबलेट्स क्या हर किस्म के बीपी के टैबलेट्स एक पेशेंट को दिए जाते हैं, जैसा कि एंजियोटेंसिन है और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर्स है, क्या पूरे टाइप्स ऑफ मेडिसिन एक पेशेंट को देते हैं? आपका सवाल बहुत अच्छा है। ये जो है जो मेडिसिन का बीपी कंट्रोल के लिए जो मेडिसिन है, वो 4-5 किस्म के हैं। तो मल्टीपल लेवल्स ऑफ बीपी कंट्रोलिंग लेवल्स है जहाँ पर ये मेडिसिन एक्ट करती है, तो अलग अलग क्लासेस के हैं।
तो एक है एस इनहिबिटर जो किडनी के वहां पर एक्ट करके बीपी कंट्रोल करती है, और एक एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर जो है वो भी किडनी के जरिए बीपी कंट्रोल करती है, और दूसरा होता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो ये जो है रगों के तो स्टिफ जो हो जाते हैं रग, उसको कंट्रोल करती है। तो आप कॉम्बिनेशन में जैसा एस इनहिबिटर या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ये यूज कर सकते हैं एक पेशेंट में, लेकिन एस इनहिबिटर और एआरबी जो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है, ये दो टैबलेट एक साथ यूज नहीं करना चाहिए। इससे किडनी में प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ सकती है और पोटेशियम भी बॉडी में ज्यादा बढ़ सकता है। तो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर जो है और एस इनहिबिटर जो है ये साथ में यूज नहीं करना चाहिए। लेकिन आप एस इनहिबिटर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज कर सकते हैं कॉम्बिनेशन में, या फिर एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर और ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज करते हैं कॉम्बिनेशन में। और इसके अलावा बहुत सारे जैसे बीटा ब्लॉकर्स हैं, तो बीटा ब्लॉकर भी कोई भी ड्रग के साथ यूज किया जा सकता है कॉम्बिनेशन में। अच्छा, खवातीन में कितना बीपी के आजकल केसेस हो रहे हैं? तो आजकल अब देखा जाए तो खवातीन में भी और मर्द में भी जो है बीपी की डिटेक्शन की जो अगर आजकल अवेयरनेस की वजह से है, एज जो है एज डिटेक्शन ऑफ हाई बीपी ये बहुत कम हो गई है। तो पहले देखा जाता था कि 50 साल के बाद में किसी को बीपी मालूम होता था, लेकिन आजकल 35-40 ईयर्स में भी बीपी ज्यादा होती है। बहुत सारे फैक्टर्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से। तो हमारी जो लाइफस्टाइल है वो वेस्टर्न कंट्रीज की जैसी हो गई है, तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से ज्यादा बीपी और स्पेशली खवातीन में नॉर्मली 50 ईयर्स के बाद में आपको बीपी की ज्यादा चांसेस होते थे, लेकिन आजकल 40 ईयर्स में भी बीपी ज्यादा देखा जा रहा है इवन इन फीमेल। अच्छा, तो अब WHO का लेटेस्ट कैविएट क्या है बीपी पेशेंट्स के लिए? लेटेस्ट तो यही है कि ऑलवेज मेडिसिन में तो एक ही चीज है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आपको एहतियात बरतना जरूरी है। एक बार बीमारी अगर किसी को आ गई है तो वो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए बेटर यही है कि प्रिवेंशन करना, एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। तो एहतियात बरतने के लिए एक तो आपको क्या है, अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है पेशेंट्स को कि आप ये तो ये दिमाग में रखना चाहिए कि बीपी क्या चीज है और इसकी वजह से क्या नुकसान हो सकता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या है, आपके पास एहतियात करने के लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत जरूरी है कि डेली एक्सरसाइज कम से कम आधा घंटा, एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, जैसे आप सिर्फ साइकिलिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, सिर्फ ब्रिस्क वॉकिंग भी इज इनफ। और ये रेगुलरली करना चाहिए कि आप रोज कम से कम 10-15 मिनट करने की कोशिश करिए। तो जो रेगुलर एक्सरसाइज है दैट इज मोर बेनिफिशियल देन एक दिन करना। जैसे हफ्ते में एक दिन करके आप छोड़ देंगे तो वैसा नहीं होता है, रेगुलर करना बहुत जरूरी है। और साथ में डाइटरी मॉडिफिकेशन जैसे इंटेक ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड लो सॉल्ट डाइट ये इंपॉर्टेंट है, और अवॉइडिंग रेड मीट एंड ऑयली फूड्स, तो ये बहुत जरूरी है। अलॉन्ग विद दैट स्ट्रेस कंट्रोलिंग, जैसा आजकल बहुत दुनिया में देखा जाए तो बहुत एक जैसा स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो रहा है, तो वो कंट्रोल करना भी बहुत जरूरी है। अच्छा, क्या बीपी पेशेंट्स एरोबिक एक्सरसाइजेस कर सकते हैं? हाँ, बीपी पेशेंट्स के लिए एरोबिक एक्सरसाइज ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो एरोबिक एक्सरसाइज से ही हार्ट के लिए भी फायदेमंद है और बीपी के लिए भी फायदेमंद है। अच्छा, सिंपली एक्सरसाइज से ही आप अराउंड 5 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी से 10 मिलीमीटर मर्क्यूरी का जो है रिडक्शन कर सकते हैं सिर्फ एक्सरसाइज के जरिए। अच्छा, ये साइकिलिंग और स्किपिंग और स्विमिंग ये सारी चीजें कर सकते हैं हाइपरटेंशन के हाँ, पेशेंट? ये सारी चीजें एरोबिक एक्सरसाइज के अंदर ही आती हैं, तो ये सब कर सकते हैं। कौन सी वेट एक्सरसाइज? लिफ्टिंग है जैसे, अच्छा। जो वेट लिफ्टिंग है उससे ज्यादा फायदा नहीं होता है बीपी पेशेंट्स को। अच्छा, तो कौन कौन सी एक्सरसाइजेस को अवॉइड करना चाहिए हाइपरटेंशन पेशेंट्स को? अवॉइड करने के लिए तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ज्यादा वेट लिफ्टिंग नहीं करना चाहिए अच्छा, क्योंकि वेट लिफ्टिंग से जो है एनोरेबिक एक्सरसाइज होती है, तो एनोरेबिक एक्सरसाइज उतनी ज्यादा फायदेमंद नहीं है हार्ट पेशेंट्स के लिए। अच्छा, जाते जाते आप क्या मशवरा देना चाहेंगे हमारे नाजरीन को? तो सबसे ज्यादा जरूरी बात जो है यही है कि आपको अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है बीपी का, और रेगुलर चेकअप कराना बहुत जरूरी है एटलीस्ट आफ्टर 35 ईयर्स ऑफ एज। तो साल में एक बार आप बीपी अपना चेक करवाएं, अगर नॉर्मल भी है तब भी आप चेक करवाएं, या फिर कुछ सिम्टम्स होते हैं जैसे किसी को सिर में दर्द होना या थकावट होना, या एकदम लगना कि बहुत फटीग हो गई, एकदम बिल्कुल शरीर जो है एकदम थकावट से ज्यादा ये कमजोर हो दिख रहा है, तो ये सब सिम्टम्स बहुत नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स है। मतलब एक कोई हाइपरटेंशन का बीपी का ज्यादा होने का एक कोई सिम्टम नहीं होता है, तो रेगुलर चेकअप कराना बहुत जरूरी है। और चेकअप के बाद में अगर बीपी किसी का ज्यादा हो गया है
अगर आपको मालूम पड़ा ज्यादा है तो एक रीडिंग पे आप भरोसा नहीं करना है, आप कम से कम 3 रीडिंग्स लेना है और अलग अलग दिन, तो हफ्ते में 1-2-3 बार चेक करवाना है। फिर भी अगर आपका बीपी ज्यादा आ रहा है तो फर्स्ट जो है आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में जैसे आपका रेगुलर एक्सरसाइज करना है, डाइट मॉडिफिकेशन है, तो ये सब करने के बावजूद भी अगर आपका बीपी कम नहीं हो रहा है तो देयर आर सम मेडिकेशन जो बहुत सेफ है आजकल के जमाने में। तो ये मेडिकेशन लो डोज पर स्टार्ट करके फिर आप बाद में कम कर सकते हैं मेडिसिन। बट एक चीज बहुत जरूरी है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत जरूरी है आजकल के जमाने में। ठीक है डॉक्टर, हमसे बात करने का बेहद शुक्रिया। शुक्रिया आपका। नाजरीन, ये थे डॉक्टर शादाब, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, केयर हॉस्पिटल मलकपेट। इन्होंने काफ़ी मुफीद बातें शेयर की हैं हमारे साथ। उन्होंने ये कहा है कि रीनल डीनर्वेशन ये एक ऐसा नया प्रोसीजर आया है जिससे जो ज़्यादा दवाएं खा रहे हैं, बीपी से परेशान हैं, फिर भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, उनका बीपी कंट्रोल हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई छोटे मोटे बीपी के केसेस हैं, एक आध गोली से उनका कंट्रोल हो सकता है, तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन उनके लिए ज़रूरी है। जितना हो सके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के ज़रिए बीपी को कम करें, और बीपी आने से पहले प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आप चेकअप कराते रहें। अगर कोई ऐसी बात होती है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें ताकि सही मशवरा मिले। बाद ऐसे डॉक्टर्स होते हैं कि बीपी देखते ही गोली लिख देते हैं, तो ऐसे डॉक्टर्स के पास मत जाइए। मुस्तनद जो है काबिल, क्वालिफाइड, हाईली क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास जाइए, ताकि वो पहले मॉनिटर करेंगे कि आपका बीपी वाकई एसेंशियल बीपी है या फिर जो है कोई थोड़े बहुत चेंजेस की, या फिर दूसरे जो एलिमेंट्स हैं उसके ट्रीटमेंट की वजह से भी ये कम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक्सपर्ट के पास ही मिल सकती हैं। तो बराए मेहरबानी ओवर द काउंटर मेडिसिन ट्राई मत कीजिए, अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, अपना इलाज करिए। और फिर एक बार मैं ये कहता हूँ कि लाइफस्टाइल, सेडेंट्री लाइफस्टाइल बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है। सेडेंट्री हरगिज़ ना रहिए, कुछ ना कुछ जिस्मानी वर्जिश और फिर चहलकदमी वगैरह का सिलसिला जारी रखिए, ताकि आप और आपका ख़ानदान सारा सेहतमंद रहे। हमें दीजिए इजाज़त। शब बख़ैर।